हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रियस आसुत, योर नीट बायोलॉजी मेंटर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस का होल प्रोसेस देखे थे। उसको तीन कैटेगरी में, तीन फेज में देखे थे। पहला था मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद ग्रोथ फेज, उसके बाद मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में ही हम एक प्रोसेस देखे थे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या देखे थे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि स्पर्मेटिड से हम लोग स्पर्मेटोजोआ बना रहे थे। स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो नोन एज स्पर्म। आज हम लोग अब स्पर्मेटोजेनेसिस तो हम लोग कर लिए, स्पर्म बना लिए। अब स्पर्म का हम लोग डायग्राम देखते हैं, आखिर वो होता कैसा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज हमारा लेक्चर 9 होगा। आज का टॉपिक क्या है? स्पर्म। स्पर्म हम बनाए थे स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया से हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन किए थे। वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसके बाद स्पर्मेटिड्स बना, फिर जाके स्पर्मेटोजोआ बना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। एक्चुअली स्पर्मेटोगोनिया का कुछ एक सेल जो ग्रोथ फेज में अपना साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज करता है, उसी को हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोले थे। दैट इज 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, वही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो हुआ था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ था, जहां से हम लोग स्पर्मेटिड्स बनाए थे। और बताए थे कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। आज हम स्पर्म का डायग्राम देखते हैं, इसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं। स्पर्म के डायग्राम को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। इसके बॉडी को, पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। इस पोर्शन को हम लोग हेड बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? हेड। इसको हम लोग नेक बोल देते हैं। इस पोर्शन को हम लोग मिडिल पीस बोलते हैं। और ये पोर्शन हमारा टेल का हुआ। ये पोर्शन किसका हुआ? हमारा टेल का हुआ। ठीक है, अब देखिए बनाते चलते हैं। हेड में यहाँ एक गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जो कि हैप्लोइड है। ये हमारा क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्रोसोम क्या है? एक मॉडिफाइड
गोल्जी बॉडी है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है। और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होता है, दैट इज व्हाई वी यूज एन। इसके नीचे यहाँ हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। और यहाँ हमारा डिस्टल सेंट्रियोल होता है। और यहीं से हमारा एक्सियल फिलामेंट अराइज होता है, यहीं से हमारा एक्सियल फिलामेंट अराइज होता है। ये हमारा क्या है? एक्सियल फिलामेंट है। और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसमें एक थिन साइटोप्लाज्म रहता है पेरिफेरल, जिसको हम लोग मैनचिट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनचिट। ये क्या है? थीन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, थीन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा थीन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। और इस मिडिल पीस में हमारा स्पाइरली क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज निवेनकर्न शीथ। क्या होता है? निवेनकर्न शीथ होता है। ये हमारा स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम लोग निवेनकर्न शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेनकर्न शीथ कहते हैं। ये हमारा क्या है? निवेनकर्न शीथ कहते हैं। ये स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग सेल बायोलॉजी में एक बेसिक सा पढ़े हुए हैं क्लास 8 9 से ही। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हमारा स्पर्म मोटाइल होता है। अब वो मोटाइल होता है तो मोटिलिटी के लिए तो एनर्जी चाहिए, बोलो भाई, एनर्जी तो चाहिए। तो वह एनर्जी यही निवेनकर्न शीथ है, जो कि स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यही उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हमारे स्पर्म में फ्लैजिला, यहाँ देखेंगे कि फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, जो 9+2 अरेंजमेंट होता है। जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां इस बात का डिस्कशन करेंगे क्या है अरेंजमेंट। तो ये स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसको हम निवेनकर्न शीथ कहते हैं, ये प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। क्यों? ताकि वो स्विम कर सके अपने जगह जहां इसको जाना है, वहां जा सके। कहां जाएगा?
फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास पहुंचेगा जहां फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक्रोसोम में जो होता है स्पर्म लाइसिन भी प्रेजेंट रहता है। एक्रोसोम में लिख लीजिए स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट, स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है। स्पर्म लाइसिन में जो होता है वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम रहता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रहता है, जोना लाइसिन प्रेजेंट रहता है। तो इस बात को यहाँ लिख लीजिए स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम को कंटेन करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी रहता है यहाँ, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है। और तीसरा होता है जोना लाइसिन। एक्चुअली जब हम लोग ओवरी में देखेंगे, जब हम लोग oogenesis पढ़ेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस में देखेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अराउंड एक जोना पेलुसुडा का लेयर होता है। सपोज कीजिए ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और यहाँ इसके चारों बगल एक जोना पेल्यूसुडा लेयर प्रेजेंट रहता है। ये क्या है? जोना पेल्यूसिडा लेयर होता है। जोना पेल्यूसिडा लेयर जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ये हमारा क्या है? प्राइमरी oocyte है। जब हम लोग पढ़ेंगे वहां देखेंगे, अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज भी करता है ह्यूमन में मेल के स्पर्म को आइडेंटिफाई करता है। और यही जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करता है, पॉलीस्पर्मी कंडीशन होने नहीं देता है। एक स्पर्म अगर घुस गया तो फिर दूसरे स्पर्म को नहीं जाने देता है। समझ में आ रहा है? दैट इज द पेल्यूसिडा लेयर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और ये हमारा फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला। जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां बात करेंगे कि इसका 9+2 अरेंजमेंट होता है। और सेंट्रियोल का कैसा अरेंजमेंट होता है? 9+0 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल जो होता है ये 9+0 अरेंजमेंट होता है। समझ में आ गया? सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में ही प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में नहीं रहता है। और स्पर्म क्या है? एक टाइप का एनिमल सेल ही है। समझ में आ रहा है? स्पर्म क्या है? सेल ही है। और एनिमल्स है, हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात है। और यहाँ एक होता है एंड पीस, इसको कहते हैं एंड पीस। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड अप नहीं होता है। इसका एक्चुअल काम क्या है ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया है। तो ये हमारा पूरा स्पर्म का डायग्राम है। ये हमारा क्या है? पूरा स्पर्म का डायग्राम। इसमें क्या क्या होता है? एक्चुअली हमारे स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं। उस मोटाइल की वजह से उसको तो एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। और वह एटीपी कौन देता है? ये हमारा निवेनकर्ड शीथ देता है। दैट इज द स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैनचिट क्या है? थीन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। मैनचिट इज अ थीन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है बेसल बॉडीज के तरह काम करता है, एक्ट्स एज अ बेसल बॉडीज, एक्ट्स
एज अ बेसल बॉडीज। और इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0 अरेंजमेंट, क्योंकि सेंट्रियोल है। 9+0 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। फ्लैजिला का क्या काम है? लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। सेल बायोलॉजी में इसका देखेंगे, प्रोवाइड लोकोमोशन, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट है। यही हमारा स्पर्म का डायग्राम है, बस इतना ही है। समझ में आ रहा है? तो स्पर्म के डायग्राम में क्या क्या है? एक हमारे पास एक्रोजोम है जो कि मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है। और ये एक्रोजोम क्या कंटेन करता है? स्पर्म लाइसिन को कंटेन करता है। और स्पर्म लाइसिन में 3 various types of enzymes are present in the sperm lysine. First one is hyaluronidase enzyme, second one is corona penetrating enzyme, third one is zona lysine enzyme. All these are enzymes that is present in the acrosome, and acrosome is a modified Golgi body. After that, we have seen that there is a nucleus. Nucleus is haploid. After that, proximal centriole. उसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल एक्ट्स एज अ बेसल बॉडीज, बेसल बॉडीज ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। दैट इज द 9+0 अरेंजमेंट। एक्चुअली डिस्टल सेंट्रियोल इज टाइप ऑफ सेंट्रियोल एंड दैट सेंट्रियोल अरेंजमेंट इज 9+0 अरेंजमेंट। एंड सेंट्रियोल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। और ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर भी होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। 3 ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन लेस होता है। एनसीआर, इसको शॉर्टकट में एनसीआर नाम से जानते हैं। एनसीआर, एन मतलब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। यहाँ क्या होता है? आरएनए का सिंथेसिस भी होता है। समझ में आ रहा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, PYQ है। और C स्टैंड्स फॉर सेंट्रियोल, जो कि अभी हम लोग देखे ही हैं। और R जो है राइबोसोम है। ऐसे 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। कौन कौन सा होता है? NCR, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोलस, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रियोल एंड R स्टैंड्स फॉर राइबोसोम। ओके। और इसमें पेरिफेरल थिन साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग मैनचिट कहते हैं। और उसके बाद मिडिल पीस कंटेन, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन ऐसे देखिए, पूछ देगा विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या आंसर जाएगा? मिडिल पीस। आंसर हमारा क्या रहेगा? मिडिल पीस। समझ में आ गया? क्योंकि इसी मिडिल पीस में निवेनकॉर्न शीथ प्रेजेंट रहता है, जो कि मतलब कि एक स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? स्पर्म के डायग्राम में बस इतना ही है। समझ में आ गया? आज हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए फटाक से। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लिए, इरेज कर दें।
तो अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। वहां हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात किए थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोले थे जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नॉन एज टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग बात किए थे पेनिस के बारे में, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड। ग्लैंड में 3 ग्लैंड देखे थे, सेमिनल वेसाइकल देखे थे, प्रोस्टेट देखे थे और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखे थे। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोगों ने जब हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, तो हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हम सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मेल जर्म सेल देखे थे, ठीक है। और आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग बोले थे इंटरस्टिशियल स्पेस। याद आ रहा है कुछ? उस इंटरस्टिशियल स्पेस में लीडिंग सेल प्रेजेंट रहता है। वो लीडिंग सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है। जब हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ रहे थे, वहां हम पाथवे ऑफ स्पर्म भी देखे थे कि कैसे कैसे आएगा। याद है? पाथवे ऑफ स्पर्म याद है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में AIPMT में पूछा गया है। कहाँ होता है फॉर्मेशन? जहां सबसे पहले हम वो देखेंगे कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए। उसके बाद हम देखे थे कि टर्मिनल जो होता है, एंटेरियर टर्मिनल पार्ट जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रेट रहता है, जिसको क्या कहते हैं? ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। याद आ रहा है? ट्यूबली रेक्टी। उसके बाद देखे थे रेटे टेस्टिस। उसके बाद क्या देखे थे? वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद क्या देखे थे? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस देखे थे। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट देखे थे। अब हम तो नीचे से चलेंगे। कॉडा एपिडिडाइमिस, जहां से वासा डिफरेंस अराइज होता है। कॉडा एपिडिडाइमिस पहला पार्ट क्या है? कैपट। दूसरा कार्पस। तीसरा कॉडा एपिडिडाइमिस। अब यहां से कहा जाएगा? वास डिफरेंस में जाएगा। वास डिफरेंस के बाद कहां जाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा। इजाकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मिएटस से बाहर निकल जाएगा। ये हम लोग पाथवे ऑफ स्पर्म देखे थे। याद आ रहा है? ठीक है, देख लीजिए। अभी कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोगों ने 2 टाइप का ग्लैंड देखे थे, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड देखे थे। सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड देखे थे। क्या देखे थे? प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन देखे थे। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड जो होता है फिब्रिनोजन सिक्रीट करता है। ये क्या करता है? फिब्रिनोजन का सिक्रीशन करेगा। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्लॉटिंग एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा और प्रोफिब्रिनोलाइसिन का। ये 2 चीज का सिक्रीशन करेगा। क्लॉटिंग एंजाइम, इसको कॉन्सेप्ट्स में दे दीजिएगा। और क्या करेगा? प्रोफिब्रिनोलाइसिन का
सिक्रीशन करेगा, प्रोफिब्रिनोलाइसिन का सिक्रीशन करेगा। ये फिब्रिनोजेन और क्लॉटिंग एंजाइम दोनों अगर मिल जाए तो फिब्रिन बना देता है। ये क्या होता है? फिब्रिन। ये फिब्रिन क्या करता है? कोगुलेट कर देता है हमारे स्पर्म को, सीमन को। समझ में आ गया? ये इजाकुलेशन ऑफ कोगुलेटेड सीमन, इजाकुलेशन ऑफ कोगुलेटेड सीमन। अब ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन जो होता है एक्टिव जब होता है तो फिब्रिनोलाइसिन बना देता है। क्या बनता है? फिब्रिनोलाइसिन बना देता है। अब ये फिब्रिनोलाइसिन क्या करेगा? इस इजाकुलेटेड कोगुलेटेड सीमेन पे एक्ट करेगा तो उसको क्या बना देगा? लिक्विफाई कर देगा सीमेन को। ये एक्ट्स ऑन कोगुलेटेड सीमेन, एक्ट्स ऑन कोगुलेटेड मतलब थक्का, एकदम डेंस फॉर्म, कोगुलेटेड सीमेन। अब ये फिब्रिनोलाइसिन जब इस कोगुलेटेड सीमेन पे एक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा? लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन हो जाएगा, लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेमिनल वेसाइकल जो होता है फिब्रिनोजेन का सिक्रीशन करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्लॉटिंग एंजाइम्स और प्रोफिब्रिनोलाइसिन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, ये फिब्रिनोजेन और क्लॉटिंग एंजाइम्स दोनों फैक्टर मिलके फिब्रिन बन जाता है जो कि सीमेन को कोगुलेट करने में हेल्पफुल होता है, कोगुलेट कर देता है। अब वहां जो प्रोस्टेट ग्लैंड और चीज का सिक्रीशन क्या था? दैट इज द प्रोफिब्रिनोलाइसिन। वो प्रोफिब्रिनोलाइसिन जो होता है एक्टिव होके फिब्रिनोलाइसिन बना देता है। लाइसिन नाम से क्लैरिटी आ रहा है, लाइसिस करेगा वो। फिब्रिनोलाइसिन ऑन एक्टिवेशन that becomes the fibrinolysin, and that fibrinolysin acts on the coagulated semen. After the acting of the fibrinolysin on the coagulated semen, that coagulated semen becomes liquefied. That is why here we have written liquefaction of semen. Okay, ये आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहा है। और हमारा अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरा मेल का जो भी है, हार्मोनल रेगुलेशन, स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होंगे या मॉड्यूल होंगे, उससे मेल पार्ट का आप पूरा कर सकते हो। स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन, मेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर, उसके ग्लैंड, जो भी क्वेश्चन होंगे जितना भी, वो करके आप लोग रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, सिस्टम। वहां फिर आगे फर्दर और 5 लेक्चर लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। पूरा ओजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब का कंप्लीट कर देंगे तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा? और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट्स में 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें 2-3 PYQ रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तब प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।